ध्यान सुनना है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो थर्मोडायनेमिक्स को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी कुछ बचा है आज की क्लास में वो कुछ बिखरे बिखरे टॉपिक बचे हैं और मेन टॉपिक के नाम पर बस एंट्रोपी बचा है, मतलब मेन टॉपिक के नाम पर। अदरवाइज जो और हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं वो ऐसे हैं जो एलाइड टॉपिक कहे जा सकते हैं। मतलब एलाइड क्यों कह रहा हूं उनको, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ लिया उसी से बिल्कुल वो भी बन जाएंगे। यानी कुल मिला के मैंने बताओ कितनी टाइप की एंथैल्पीज के बारे में आपको अभी तक बताया। जो मैं बताऊंगा आप बताते जाइएगा ये हो गया कि नहीं हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? बहुत अच्छे। और इसके अलावा कोई और एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन याद है? बहुत अच्छे। तो इतने टाइप की एंथैल्पीज को हमने पढ़ लिया। कुछ एंथैल्पीज और बची हैं। एक साल ये हुआ था कि हमने सारी एंथैल्पी बता दी थी और एक लास्ट एक एंथैल्पी को सिर्फ छोड़ा था, ये सोच करके कि जब मैंने सब में एक ही बात लिखनी है। अगर आप थोड़ा सा भी एंथैल्पीज को समझे होंगे, जो टर्म एंथैल्पीज में हमने लिखे अगर उनको समझे होंगे तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि यार एक ही जैसी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी चेंज। और आप अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व भी अगर नहीं लिखना चाहते तो केवल एक छोटा वर्ड यूज करिए, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन दिस प्रोसेस अकर्स। कुल मिला जुलाकर जो भी प्रोसेस की बात हो रही है वही, सिंपली। क्लियर है ना? मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे कोई रिएक्शन सिर्फ हो रही है, जनरल रिएक्शन हो रही है, तो बोलिए द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर्स। क्लियर? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर जितना एंथैल्पी में चेंज आता है, उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में आने वाले चेंज को ही हम लोग उस रिएक्शन की एंथैल्पी कहते हैं। सिंपल। तो अभी भी कुछ एंथैल्पीज लेकिन बची हुई हैं, ठीक है ना? तो इनको मैं आज की क्लास में सबको कंप्लीट कर देना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पहले डालिए, सबसे पहले हेडिंग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आया होगा पहली टॉपिक तो ये भी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखें। द एंथैल्पी चेंज, हर एक में एक ही जैसी डेफिनेशन, हर एक में एक ही जैसी डेफिनेशन है, ठीक है ना? द एंथैल्पी चेंज, डू यू नो अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ए केमिकल प्रोसेस। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन जरूरी नहीं होता हमेशा, हमेशा मत बोलना ऐसा कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। कभी कभी ऐसा भी होता है एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट ओनली, गिव्स आउट सॉल्ट ओनली। नहीं समझे? अभी जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे दोबारा फिर से। आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर, वही सेम चैप्टर का एक रूप देखने को मिलेगा आपको दोबारा फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपने 10th में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर जरूरी नहीं है। आप सीधे ये भी कह सकते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट ओनली, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें सॉल्ट प्लस वाटर दोनों बनता है और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें केवल सॉल्ट बनता है। जैसे तीन टाइप के एसिड और बेस होते हैं। एक होते हैं आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एक होता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और एक होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मतलब एसिड और बेस को जानने के कई कॉन्सेप्ट हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं, कई क्या 3 कॉन्सेप्ट हैं। उन 3 कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। आर्हीनियस एसिड उनको कहते हैं जिनके अंदर H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। वो एसिड्स जो कि H प्लस आयन डोनेट करते हैं उनको हम लोग, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन प्रोवाइड कर दें उन कंटेंट को या उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। आर्हीनियस का कहना था वो सभी सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोवाइड कर दें, यानी ब्रेक होकर आयनाइज होकर क्या बने, एक H प्लस और बाकी कोई दूसरा आयन। क्लियर? तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। ये कहना था आर्हीनियस का। क्लियर? और फिर कहा उसने कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोवाइड कर दे वो बेस कहलाता है। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस। इसीलिए हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो सिर्फ आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला और लुईस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है ना? तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी पढ़ेंगे 11th क्लास में। लेकिन आज फिलहाल इतना ज़्यादा उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना जानने की जरूरत है कि हमें वही वाला एसिड बेस याद रखना है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना? तो कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको
न्यूट्रलाइज कर देता है। कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और जब न्यूट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें तो न्यूट्रल होकर के पीएच वैल्यू 7 हो जाती है। जैसे वाटर की पीएच वैल्यू 7, न्यूट्रल की पीएच वैल्यू, वाटर को न्यूट्रल माना जाता है। जबकि थोड़े दिनों बाद जब 12th में आप पहुंचेंगे तो फिर आप सुनेंगे कि सर वाटर इज ऑल्सो एसिडिक। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको कई बार बता लिया केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी एक बात को आज आपने याद कर लिया और आपने मन बना के बैठ गए कि अब मैं ये बात भूलूंगा नहीं। कोई बात नहीं, लोग भुला देंगे तुमको उस बात को। क्यों भुलवा देंगे? क्योंकि तुम वो जब उस बात को जोर देके कहोगे तो लोग तुम्हें उस बात को, तुम्हारी उस बात को गलत साबित कर देंगे। जैसे आप ये कहें जोर देके, किसी टीचर के पढ़ाने पर आपने कहा कि वाटर इज न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल होता है। सर हमने तो पढ़ा है कि वाटर से ज़्यादा पीएच वैल्यू रखने वाले बेस होते हैं। वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है और 7 के ऊपर पीएच वैल्यू जिसकी भी होगी वो बेस, और 7 से कम पीएच वैल्यू जिसकी होगी वो एसिड। हमने यही पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, गलत नहीं पढ़ा। पढ़ाने वाले ने भी सही पढ़ाया। लेकिन ये क्या बीमारी आ गई सर कि वाटर को एसिड ही बता रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही बात है? और होगा गलत, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया और आगे चल के गलत वो भी नहीं है। इसका मतलब केमिस्ट्री में कुछ भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। ये नहीं है कि आप जोर दे के कह दो बस यही है, ये है तो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कल हम बड़ा जोर दे के चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहे थे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, अगर एक्सटर्नल हो, बस शर्त क्या थी, एक्सटर्नल टॉर्क 0, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसका एंगुलर मोमेंटम में किसी तरह का कोई चेंज आ जाए। किसी भी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज किसी कीमत में नहीं आ सकता अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, 0। तो ये फिजिक्स की कहानी है कि वो एक बात को जब एक बार उसने कह दिया ये है तो बस है, अब कोई कैसा भी कंडीशन आ जाए यही रहेगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? ओके, तो अभी मैंने क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और उससे उसकी एंथैल्पी, इस प्रोसेस में कुछ एंथैल्पी में चेंज आएगा। एंथैल्पी में चेंज आना मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी। वो जो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व होती है उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा था, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, लेकिन हर एक बार में क्या ले रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड किसको मान रहे हैं, 1 मोल को, ठीक है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस, व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस, है ना? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस, ये वाला H प्लस, व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस फ्रॉम एन एसिड, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस फ्रॉम एन एसिड, from an acid are completely neutralized when 1 mole of H plus from an acid completely neutralized by a base, by a base। अब बेस का अमाउंट 1 मोल होना जरूरी नहीं है। बोलो जवाब दो, क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको कहा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बार बार इतना डिटेल में, इतना मतलब आपको बार बार याद दिला के समझा के, जो दब भी जाता है उसको भी उठा के याद दिलाता हूँ आपको बार बार, हर क्लास में आके यही करता हूँ कि भूलिए नहीं। हाँ, उसमें ऑक्सीजन का बराबर होना है, मतलब 1 मोल होना जरूरी नहीं था। जब हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो जिसको बर्न कर रहे हैं उसका 1 मोल होना जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं कि 1 ही मोल होगी, समझ रहे हो ना? जैसे C+O2 गिव आउट CO2 में तो कार्बन भी 1 मोल था, ऑक्सीजन भी 1 मोल था, लेकिन हर एक कंबशन में ऑक्सीजन 1 मोल होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिसको कंबस्ट कर रहे हो उसका 1 मोल होना जरूरी है। समझ गए ना आपको? बहुत अच्छे। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे आप एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो एसिड का 1 मोल होना जरूरी है। आपका मन है किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करना, मतलब आपके पेट में एसिड कंटेंट ज्यादा है और मान लो कि आप चाहते हो कि कितना बेस खा लूं ताकि मेरा अंदर से जो एसिडिक कंटेंट अंदर मेरे शरीर के अंदर मौजूद है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके शरीर में कितने मोल एसिड कंटेंट मौजूद है, कितना मोल। तो हम जानते हैं 1 मोल के लिए इतना बेस चाहिए होगा, तो फिर इतना मोल कंटेंट मौजूद है मेरे पास, तो इतना को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहां से आपको बेसिक कंटेंट कितना चाहिए वो भी मिल जाएगा और उसमें एंथैल्पी चेंज कितनी होगी वो भी मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, या फिर द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड, कहां से आएगा H प्लस, एसिड से, फ्रॉम एन एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। अब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, उसका कोई भी अंश बचा नहीं रहना चाहिए, पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस। अब बेस का अमाउंट फिक्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 1 मोल आपने एसिड लिया तो हो सकता है बेस की 3 मोल की जरूरत पड़ रही हो या 2 मोल की जरूरत पड़ रही हो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? पक्का? जैसे
कोई रिएक्शन ऐसी बताएंगे आप जिसमें कि 1 मोल एसिड लेने पर बेस के 2 मोल की जरूरत पड़ती हो? देखो कौन बताएगा। हाँ, मैंने पूछा ऐसी कोई रिएक्शन बताओगे जिसमें एसिड तो लिया गया हो 1 मोल और बेस के लेने पड़े हो 2 मोल। HCl प्लस NaOH तो 1-1 मोल नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार, दिमाग पे जोर डालो भाई, जो पूछना हो जवाब दो, जो पूछना हो जवाब दो। हाँ CaO, बच्चे मेरे प्यारे, CaO क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। CaO एसिड नहीं है, क्या है? बेस है। पढ़ा है कि नहीं ये भी आपने? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये तो मैंने पढ़ा है खुद ही केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है ना? और कैल्शियम का ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, तो छोड़ दो, दिमाग पे जोर डालो। और कोई बताएगा? चलो बताओ बताओ। KO, बच्चे एक बात बताओ, NaOH में और KOH में क्या फर्क आया? NaOH भी तो 1 ही मोल लेना पड़ेगा। अरे HCl प्लस KOH करूंगा तो 1 HCl का मोल और 1 KOH का मोल अपने आप में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, 2 मोल की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बातें कर रहे हो? सब गायब है ना। चलो छोड़ो, खैर मैं बताता हूं, ध्यान लगाओ। 1 मोल ऑफ H2SO4 एंड 2 मोल ऑफ NaOH जब न्यूट्रलाइज होते हैं तब Na2SO4 प्लस H2O बनता है। नहीं समझे? H2SO4 का कितना मोल? 1 मोल। H2SO4 का कितना मोल? 1 मोल। कारण H2SO4 का 1 मोल ही कितने H+ आयन प्रोवाइड कराएगा? 1 मॉलिक्यूल से 2 H+ मिलते हैं। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। नहीं बता रखा मैंने? H2SO4 कितने H+ आयन प्रोवाइड करता है? 2 H+। और NaOH कितने OH- प्रोवाइड करता है? 1 OH-। 1 H+ को न्यूट्रलाइज होने के लिए 1 OH- चाहिए होता है। तो H2SO4 ने 2 H+ दिए तो उसको कितने OH- चाहिए होंगे? 2 OH- चाहिए होंगे। अब 2 OH- कहां से आएंगे? NaOH के 1 मॉलिक्यूल से नहीं आएंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और जो रेशियो मॉलिक्यूल का होता है वही रेशियो मोल का भी होता है। आज बात समझ में? बात समझ में आ रही है? नहीं, ध्यान लगाओ। अगर ये वाली रिएक्शन लिखूंगा HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, समझे? इसमें क्या हुआ? HCl ने कितना H+ दिया? 1 OH+ और NaOH ने क्या दिया? 1 OH-। ये दोनों आपस में मिले तो ही तो बना क्या? 1 मोल H2O। आई बात समझ में? अब यहां जाओ, H2SO4 प्लस NaOH। अब हम कहेंगे सर ये टूटेगा किसमें? H+ और SO4 माइनस में। और सर ये टूटेगा किसमें? Na+ और OH- में। याद आ रहा है? अब लेकिन ये हम गलती कर रहे हैं, यहाँ 1 H+ नहीं होगा बल्कि कितने H+ होंगे? 2 H+ और 1 SO4 क्लियर? इसका Na+ और इसका SO4 आपस में रिएक्टर जाएगा, ये कैटायन ये एनायन ये आपस में मिलेंगे और ये दोनों भी आपस में मिलेंगे। लेकिन मजबूरी बन गई क्या? जब बैलेंस करोगे रिएक्शन को खुद हो जाएगा सही सब कुछ। बताओ, H2SO4 की रिएक्शन NaOH से कराने पर क्या बनता था? Na2SO4 प्लस H2O। अब बैलेंस कराओगे खुद ही कहोगे कि सर यहाँ 2 लाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लाना होगा? यहाँ भी 2 लाना होगा। नहीं समझे? अब बैलेंस हुई है। अब बताओ ये 2 मॉलिक्यूल क्यों बने? वाटर के 2 मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म हुए हैं? क्योंकि 2 H+ और जब 2 NaOH लेंगे तो 2 Na+ और 2 OH-। 2 H+ 2 OH- के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? 2H2O। समझ पा रहे हैं ना? और ये जो हमारा 2 Na+ है और एक SO4 है, ये मिलकर क्या बना लेंगे? Na2SO4, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बताओ समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो मैं खाली यही पूछ रहा था। अब लेकिन अगर मैं पूछूं दिस रिएक्शन, क्या आप इस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एसिड का कितना लिया है? 1 मोल। बेस कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मोल एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1 मोल एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी एंथैल्पी न्यूट्रलाइज करने पर, अब हम ये थोड़ी जान रहे हैं कि भाई 1 मोल को ये भैया बेस कितना चाहिए होगा, वो तो स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था हमने। अगर तुमसे कोई ये सवाल पूछे कि बताओ 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए होगा, तो सर स्टोइकियोमेट्री लगा देंगे, बोलेंगे 1 मोल को 2 मोल चाहिए होता है, बात खत्म हो गई। स्टोइकियोमेट्री कहती है बैलेंस इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन जब बैलेंस इक्वेशन बनाओगे तभी जानकारी होगी कि 1 मोल को 2 मोल चाहिए होगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं?
बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर मैं पढ़े, लेकिन हमें हमारा वो मुद्दा है ही नहीं, हमारा मुद्दा बदल चुका। हम तो कहना चाह रहे हैं कि बताओ अगर 1 मोल H2SO4 को मैं NaOH से न्यूट्रलाइज कराना चाहूँ तो बताओ कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, और जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा वही कहलाएगा इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई बात समझ में? और वो इस रिएक्शन की क्या भी कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कारण क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन है, और किसी भी बैलेंस रिएक्शन के अंदर जितना एंथैल्पी चेंज आता है वही उस रिएक्शन की क्या होती है? एंथैल्पी होती है। तो क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी? बिल्कुल सर सेम होगी। अब बोलो को डाउट हो तो एक कोई रिएक्शन ऐसी बताओ जिसमें कि 1 मोल H2SO4 का लेना पड़ा हो और 1 मोल ही बेस का लेना पड़ा हो। H2SO4 अब मैंने फिक्स कर दिया, 1 मोल H2SO4 का लेना पड़ा हो और 1 मोल ही बेस का लेना पड़ा हो। दिमाग पे जोर डालो यार। वेरी गुड। H2SO4 प्लस क्या लेंगे अब? CaOH का होल ट्वाइस। कारण क्योंकि CaOH के होल ट्वाइस में से एक ही मॉलिक्यूल 2 OH माइनस दे देगा, और H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस देगा। इधर से 2 H प्लस, उधर से 2 OH माइनस मिलकर 2 मोल H2O के बनेंगे। एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। 2 H प्लस और 2 OH माइनस मिलकर क्या बनेंगे? 2 H2O बनेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दिमाग में तो मतलब इस अब ये एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे टॉपिक का ये पार्ट नहीं था, ये सब थोड़ी टॉपिक में बताया जाता है, लेकिन मैं जाना हो कि अगर ये नहीं पता है तो फिर क्या फायदा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने का। अब वो बहुत बेसिक सी बात नहीं पता है कि भाई 1 मोल H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए बताओ कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए सर इधर 2 H प्लस उधर 2 OH माइनस। ठीक है सर, 1 मोल, ठीक है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होंगे। नहीं समझे? ऐसे किसी भी एसिड और ऐसे किसी भी बेस को आपस में न्यूट्रलाइज करने पर जिनकी एसिडिटी और बेसिसिटी सेम होती है, हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो 1:1 रहेगा। नहीं समझे? ये सब दिमाग लगाओ। देखो क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा एसिड जिसकी एसिड और बेस दोनों हमने ऐसे लिए जिसका एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी आपस में सेम है। जैसे H2SO4 की बेसिसिटी बताओ 2 और CaOH के होल ट्वाइस की एसिडिटी बताओ वो भी 2। इसका मतलब सर जब दोनों सेम है तो इसका मतलब जब उनको न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे ना तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स सिमिलर होंगे, सेम रेशियो 1:1 के रेशियो में रहेंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ठीक है। अब ये नहीं था टॉपिक फिर वापस आ जाओ, वहीं है टॉपिक दूसरा है हमारा। क्या? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ या द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस और 1 मोल ऑफ OH माइनस 1 मोल। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि एसिड को ही न्यूट्रलाइज किया जाए, बेस को भी तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एसिड के द्वारा। तो और 1 मोल ऑफ ए बेस और 1 मोल ऑफ बेस भी कह सकते हो, या 1 मोल ऑफ OH माइनस 1 मोल ऑफ OH माइनस। बेहतर होगा 1 मोल ऑफ OH माइनस ही लिखिएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ बेस लिखने से फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में OH माइनस के 2 मोल होंगे, समझ गए ना? लेकिन डेफिनेशन कह रही है कि H प्लस और OH माइनस लिखिएगा। 1 मोल OH माइनस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो या जितना एंथैल्पी में चेंज आए वही क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो क्या लिखा? और 1 मोल ऑफ OH माइनस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, और 1 मोल ऑफ OH माइनस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। अब एसिड का कंटेंट जरूरी नहीं है कि एक ही मोल होगा, है ना? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। क्लियर? बढ़ जाए आगे। इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, बड़े काम की बात है ये। जैसे लिखिएगा फॉर एग्जांपल, ये ऊपर वाली रिएक्शन ही लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली रिएक्शन, जब भी कभी आप एसिड प्लस बेस की रिएक्शन देना चाहते हो तो अक्सर यही वाली रिएक्शन आती है सबसे पहले, है ना? HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। इसका डेल्टा NH होता है, इट इज डिनोट बाय डेल्टा NH नॉट। तो इसका डेल्टा NH नॉट होता है कितना? माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल।
समझ गए ना, माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इट इज नोटेड बाय डेल्टा एन एच नॉट, एच नॉट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। डेल्टा एन एच, एन मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा सी एच मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एफ एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एन एच मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, समझ गए ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल हो गया आपके पास, ठीक है, और चाहें तो एक आध एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत है, क्योंकि रटना तो ये भी नहीं है, याद तो ये भी नहीं करना है, तो फिर क्या, अगर पेपर में आता है तो क्या लिखोगे आप, इसी पेपर में ये ना याद रहा आपको, क्या करोगे, क्यों लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। बस क्या लिख देंगे, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O प्लस Q। अब मैंने आपको क्यों बता दिया, लेकिन अब तुम्हारे टीचर्स पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो तुमसे लड़ने लगे कि ये क्या बात कर रहे हो, मैंने जो लिखवाया वही लिखना है, वो तुम्हें सुपरमैन मानते हैं। हाँ, मैंने बताया ना कि वो तुम्हें सुपरमैन मानते हैं कि तुम सारी वैल्यूज याद कर लोगे, फिर तुम अपना रोल नंबर भी याद रख लोगे और अपना घर का नंबर भी याद रख लोगे और ये सब नंबर भी याद रख लोगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में भाई, समझ लो ना। एक इंसान यहाँ कितने नंबर याद करेगा, अपने एटीएम का पिन भी याद करे, अपने मोबाइल का पासवर्ड भी याद रखे और फिर ये नंबर्स भी याद रखे, ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। बट क्या कर सकते हैं, कुछ टीचर अपने आप को सुपरमैन मानते हैं और बच्चों को भी सुपरमैन मानते हैं, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, सब कुछ याद रखो, है ना, समझ में आ रही बात ना। वो कहेंगे कि ये याद रखो, अरे भाई 1 जूल में कितना अर्ग होता है ये भी याद रखना है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये भी याद रखना है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है ये भी याद रखना है। अब ये भी याद रखें तो कितना हो जाएगा याद रखने के लिए, तो ये याद नहीं रखना है। लॉजिक यही कहता है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल चीज है। याद केवल उन चीजों को रखा जाता है जो फिक्स्ड हो। भाई फिक्स हो तो कुछ याद भी करें। आपने बोला भैया मेरा मोबाइल नंबर फिक्स है, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा एक बार। पिताजी का नंबर फिक्स है, वही रहेगा, हर रोज बदलेगा तो तुम उसको भी नहीं याद करोगे, बोलोगे मैं कैसे कहाँ तक याद करूंगा, हर रोज नंबर बदल लेते हैं आप, तो समझ गए। तो इसका मतलब वो चीजें याद रखी जाती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर याद की जाती है, ना कि डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, समझ गए ना। अरे पकड़ पा रहे हो मेरी बातें। तो इसलिए लॉजिक तो यही कहता है कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, उसमें गलती ना कर बैठना। लेकिन कि 1 मोल एसिड को कंप्लीटली 1 मोल एसिड भी मत कहिए, बेहतर होगा क्या कहिए 1 मोल H प्लस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने पर जितनी एंथैल्पी में चेंज आ जाए वो समझ लो उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। बोलो कोई डाउट हो तो आप जब पेपर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस वाला भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो KOH प्लस, बोलो KOH प्लस H2SO4, बोलो क्या बनेगी रिएक्शन, देखें। हाँ वेरी गुड, क्या बनेगा K2SO4 प्लस H2O। बताओ बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस करो। कहाँ के लगा दें, यहाँ 2 के लगा दें, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ 2 के लगा दीजिए, मैं पहली वाली रिएक्शन दिया हूँ एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, और दूसरी वाली रिएक्शन लिया हूँ बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज करने के लिए। शर्त है कि अगर आप बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो उसका कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। एसिड कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। इसलिए मजबूरन यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी हाफ करना होगा भाई, यहाँ भी हाफ करना होगा, नहीं करना होगा, क्लियर है ना। और यहाँ भी हाफ करना होगा। बोलो देखो ऐसा कुछ है क्या, एक बार देख लो ना। नहीं, अब देखो बैलेंस है कि नहीं है। अरे छोड़ो यार, तो लोग तो एकदम हद कर देते हो। सुनो अब सुनो, सुनाता हूँ। तुम लोग को ऐसे नहीं लग रहा तो ऐसे याद लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये कर लेते हैं 2 KOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट K2SO4 प्लस 2 H2O। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब बताओ पहले बैलेंस है कि नहीं, अभी के लिए बताओ बैलेंस है कि नहीं है ना, ठीक है ना। अभी के लिए बताओ है, बहुत अच्छे। अब है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए मजबूरी है कि इसको 2 मोल नहीं होना चाहिए, तो फिर पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा
KOH plus 1/2 H2SO4 gives out 1/2 K2SO4 plus H2O। अब इसके साथ जितनी हीट निकलेगी, ध्यान से समझना, बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाली में जितनी हीट निकलेगी वो कहलाएगी उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा RH। लेकिन अगर कोई तुमसे इसी रिएक्शन में डेल्टा RH की हेल्प दे करके, डेल्टा RH देके डेल्टा NH पूछे, डेल्टा RH देकर डेल्टा NH पूछे, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ बच्चों का तो दिमाग में ये आने लगता है, यार ये रोज रोज डेल्टा 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 सुन सुन के पागल हो गए हैं, बस बहुत हो गया, अब नहीं सुनूंगा। कर लो भाई, मेरा क्या बिगाड़ोगे? नहीं समझ रहे हो मेरी बात? कुछ बच्चे तो ये करने लगेंगे थोड़ी देर में कि यार एंथैल्पी और डेल्टा सुनते सुनते पक गए हैं, पिछले 3-4 दिन में लगातार यही चल रहा है, बस एंथैल्पी और डेल्टा। ठीक है भाई मेरे प्यारे, क्या कर सकते हैं, जब है तो है। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो आसान है, अच्छी बात है कि एक जैसे टॉपिक कितने सारे हैं, उनमें कुछ नहीं करना, खाली बस 2-4 वर्ड बदलने हैं और पूरी डेफिनेशन सेम हो जानी है। समझ गए ना? तो इसलिए इससे भागो मत, समझ लो उसको। ठीक, तो अभी क्या बोलेंगे, अगर इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी होती Q, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती Q/2। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन बशर्ते की बात हो रही हो बेस को न्यूट्रलाइज करने की एसिड कंटेंट डालकर। सर जो पहले किया होगा उसी को हम मानेंगे। अब हम, हाँ, अगर क्योंकि अब ऐसे देखें तो भाई क्या करें, बट ऑब्वियस जो होना चाहिए वही लेंगे, ऑब्वियस जो होगा वही लेंगे। दूसरी बात, अगर वो हमसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है तो जो 1 मोल होगा वो लेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 मोल तो सर ये है इस वाली रिएक्शन में, तो अगर ये पहले लिखा होता ये बाद में लिखा होता। वैसे भी वो आपको बाकायदा बताएगा, क्या बोलेगा, the enthalpy of reaction of this reaction is equal to Q, then what is the enthalpy of neutralization of H2SO4? बोलो, प्रांजल ध्यान दे, प्रांजल जवाब देगा। देखो, the enthalpy of this reaction is Q, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन Q है, मतलब ये क्या है, इसका डेल्टा RH है। हालांकि इसको जब लिखूंगा अलग से तो ऐसे लिखूंगा, डेल्टा RH इज इक्वल टू -Q। तो बताओ इस H2SO4 की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4, अगर मैंने तुम्हें इस रिएक्शन को दिखाकर कहा कितनी होगी, मैं इसकी पूछ रहा हूं, तुम पहले मेरी बात सुनो तो गौर से, जब बात सुनोगे तब समझ में आएगा। सुनो, मैंने कहा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी Q है, बताओ H2SO4 की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? Q ही होगी। गलती मत कर बैठना, मैं नीचे वाली की नहीं पूछ रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं जानबूझ के आपसे कहना चाह रहा हूं H2SO4 की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? तो हम बोलेंगे सर 1 मोल H2SO4 को इसके साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने पर इतनी हीट निकलेगी, तो ये तो बात तो एक ही निकली है। लेकिन हाँ, अगर मैं पूछ लूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ KOH क्या होगी, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ KOH इसके हिसाब से Q/2 हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी कोई डाउट है? पक्का? बढ़ जाए आगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। क्या आपने पढ़ा है, 2 तरीके, एसिड भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो हर एक केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आती है। क्या गजब है ये केमिस्ट्री, मतलब जहां नहीं आना चाहिए था वहां कांस्टेंट आ गया, जहां लग रहा था कि यहां फिक्स नहीं होना चाहिए वहां फिक्स आ गया। बोल रहा है कि भाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एन स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल। बात समझ में आ रही ना? -57.1 किलो जूल पर मोल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एसिड और बेस। नहीं समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररेस्पेक्टिव? हाँ, वेरी गुड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसिड की नेचर या बेस की नेचर क्या है, ये सोचे समझे बगैर कि एसिड और बेस की नेचर क्या है या वो कौन सा एसिड कौन सा बेस लिया गया है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो चाहे कोई भी हो, कोई भी पेयर बने, जैसे किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, HCl एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, क्लियर? इन 3 को याद रख लेना, बहुत हैं। मैंने एक पूछा, आपने 3 बता दिए, बहुत हुआ। अपनी हिम्मत होगी मेरी चौथा पूछने की, लेकिन अगर चौथा पूछ भी लूँ तो बोलोगे HClO4, समझ ना? HClO4, क्लियर? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लियर? ओके जी। अब 1 2 3 4 मैंने आपको 3 को जो बहुत हैं, आपको 3 पता होना चाहिए, एक कॉमन है, तीनों कॉमन है, समझ गए ना? किंग ऑफ केमिकल कौन है? HCl, H2SO4, H2SO4। तो H2SO4, HCl और HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है।
स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। अब ऐसी 3 स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो, KOH, NaOH और बताओ CaOH का उल्टाइज, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। MgOH का उल्टाइज, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग KOH और NaOH। हाँ, MgOH का उल्टाइज वीक में आता है। ओके, तो छोड़ दो उसको, ठीक है ना। दो ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। NaOH और KOH, अच्छा ठीक है, तो मान लो, खत्म करो। ओके, बढ़े आगे। हाँ, क्या बच्चे? HI वीक, समझिए ना, HI वीक एसिड। कारण, ये बच्चे ध्यान लगाओ, HI अलग अलग वीक एसिड हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ वो कहानी छोड़ दो, अभी भाई मैं भटक जाऊंगा नहीं तो, है ना। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो, आपको 2 याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड 2 याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो HCl प्लस NaOH, HCl प्लस KOH, H2SO4 प्लस KOH, H2SO4 प्लस NaOH, HNO3 प्लस NaOH, HNO3 प्लस KOH। अगर ये कोई भी पेयर बनेगा तो हर एक पेयर में हर बार ही अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही है वो -57.1 किलो जूल है। समझ में आई बात? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है। जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं ना तो हीट रिलीज होती है। समझ में आ रही बात ना? हीट रिलीज होती है। बार बार कह रहा हूं, जब आपके शरीर में अगर एसिडिक कंटेंट बढ़ गया और आपने बेस कंज्यूम किया तो बेस के कंज्यूम करने से वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने से पहली बात वाटर का फॉर्मेशन होता है। समझे ना? जितना ज़्यादा वाटर का फॉर्मेशन हो, जितना ज़्यादा एसिडिक कंटेंट, जब एसिडिटी बढ़ जाए तो पसीने का निकलना या फिर यूरिन का आना बेहतर होता है। समझ में आ रही बात ना? कारण, क्योंकि इसका मतलब जो एसिडिक कंटेंट आपके शरीर के अंदर मौजूद है वो जल्दी जल्दी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर उसको हमने कंटेंट, मतलब बार बार कह रहा हूँ, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेसिक कंटेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा बेस खा लोगे, बहुत ज़्यादा बेस कंज्यूम कर लोगे तो भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए कहा जाता है कि भाई संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब आपके आहार में सब कुछ होना चाहिए, एसिड भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। यानी कि बस खाली एसिड एसिड खा रहे हो, ठीक है ना? एक दिन आएगा कि आपका एसिडिक कंटेंट इतना बढ़ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो अब कुल मिला जुलाकर मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लिख लो, लिखिए। इसके बाद ये एग्जांपल लिख लिए, दोनों एग्जांपल लिख लिए ना? ओके, तो एक बात और लिख लो। इट इज वेरी, लिखे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong all strong acids, it is very interesting to note that enthalpy of neutralization of all strong acids, it is very interesting to note that enthalpy of neutralization of all strong acids by strong bases, all strong acids by strong bases is always equal to minus 57.1 kilojoule, is always equal to minus 57.1 kilojoule। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? माइनस में लिख लीजिएगा, minus 57.1 kilojoule, irrespective of the nature of acid or bases, irrespective of the nature of acids or bases, irrespective of the nature of acids or bases। इस बात को सोचे समझे बगैर कि एसिड्स और बेसिस की नेचर क्या है। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसिड्स और बेसिस की नेचर क्या है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कंप्लीट, खत्म। इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में आगे बढ़ जाएं। हाँ, केवल दोनों पेयर, बल्कि पेयर ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिया लेकिन वीक बेस ले लिया, है ना? ऐसा नहीं। ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑल द वीक बेसिस जब आपस में पेयर अप होकर के न्यूट्रलाइज करते हैं तो और हर एक केस में ऑलमोस्ट सिमिलर हीट एनर्जी निकलती है। लेकिन ये सच्चाई है कि आप एग्जैक्टली जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आपको मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। माइनस 57.1 ये बहुत आइडियल सिचुएशन में कराई जाती हैं रिएक्शंस। हमें जो किताबों में लिखी रिएक्शंस, जो किताबों में लिखी वैल्यूज मिलती है ना, वो बहुत आइडियल होती हैं। मतलब बड़ा दिमाग से बहुत प्रेसाइज मैनर में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। बहुत प्रेसाइज मैनर में एक्सपेरिमेंट कराओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर प्रेसाइज्ड मैनर में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसके लिए लड़ना नहीं है, इसके आसपास जाए तो ठीक है, चलेगा। बस ये तो लोगों ने जान लिया, पता कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट डालो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगला हेडिंग डालिए, ठीक है ना? लैटिस एंथैल्पी। हालांकि एक बात पहले भी बता चुका हूं,
लैटिस एंथैल्पी, बताओ याद करो कहाँ पढ़ा था हमने? बहुत अच्छे, हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना? लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, लिखो जल्दी से। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट नहीं, लैटिस एंथैल्पी, उसमें लिखिए द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये तो आपको पता होगा, लैटिस हमेशा आयनिक कंपाउंड में बनती है, जैसे NaCl की लैटिस, ठीक है ना? बहुत अच्छे। तो द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज which occurs when, is the enthalpy change which occurs when the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound, when 1 mole of an ionic compound, when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions, dissociate into its ions in gaseous state, dissociate in its ion, dissociates into its ions in the gaseous state, in the gaseous state, ठीक है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक मोल आयनिक कंपाउंड को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए 1 मोल आयनिक कंपाउंड को कंप्लीटली डिसोसिएट करने पर जितना एंथैल्पी में चेंज आ जाए, एंथैल्पी में चेंज किसको कहा जाता है? बार बार कह रहा हूं, वो काम कराने से पहले की एंथैल्पी और वो काम करने के बाद की एंथैल्पी। सिंपल, समझ में आ रही है बात? जैसे अगर सपोज करो मैंने आपसे कहा what do you mean by enthalpy of one class, enthalpy of our पर डे क्लास, हमारी पर डे क्लास की एंथैल्पी कितनी है? तो हम क्या कहेंगे? क्लास में आने से पहले की एंथैल्पी मेजर कर लो और क्लास से जाने के बाद की एंथैल्पी मेजर कर लो। तो जितनी एंथैल्पी आपने खर्च कर दी है, ये कैसा प्रोसेस रहा होगा? एक्सोथर्मिक। आई बात समझ में? कारण क्योंकि अक्सर एनर्जी रिलीज ही होगी भाई, जाहिर सी बात है, आप यहाँ से एनर्जी गेन करके तो नहीं जाओगे, नॉलेज गेन करके जाओगे अलग बात है, लेकिन यहाँ से जाते जाते एनर्जी गेन करके नहीं जा रहे हो, यहाँ से एनर्जी लूज करके ही जाओगे थोड़ी बहुत, चाहे भले कितनी कम हो चाहे जितनी ज़्यादा हो, लेकिन एनर्जी लूज ही होगी। अब जब आपकी एनर्जी लूज हो रही है, अब सुनो ना, इसका मतलब आपने क्या बना दिया भाई? अब किसी भी चीज़ की एंथैल्पी बनाई जा सकती है। अब बोलो कोई डाउट तो? किसी भी, बार बार कह रहा हूं, कितना काम का टर्म है कि आप किसी भी चीज़ की एंथैल्पी बना सकते हो। आपने कहा इस टर्म की एंथैल्पी पता करनी है, तो बोलो इस प्रोसेस से पहले की एंथैल्पी और इस प्रोसेस के बाद की एंथैल्पी। और व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? टोटल एनर्जी कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट इन अ बॉडी, इन ए सिस्टम, इन नोन एज एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। तो इसका मतलब रिएक्शन से पहले की एंथैल्पी का मतलब है कि उस सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट कितना है, उस सिस्टम के अंदर टोटल हीट कंटेंट कितना है बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस। इन दोनों का चेंज ही बताता है किसको? एंथैल्पी को। क्लियर है? अभी को डाउट है? जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक करने पर और नई लैटिस के बनने पर जितना चेंज आ जाएगा, पता लगा पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रही बात ना? तो उसके उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आया होगा, अब वो हो सकता है कि बॉन्ड, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े और नए बॉन्ड बनने पर कम एनर्जी रिलीज हो। अगर ऐसा हुआ तो कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी और जो रिलीज हुई वो कम हुई, दी ज़्यादा मिली कम। 800 जूल दी, 400 जूल मिली। समझो कि 400 जूल हमने दे दिए बिना बात, भाई 800 दी थी वैसे हमने टोटल, उसमें से 400 हमें वापस मिल गई, 400 में वापस मिल गई जब प्रोडक्ट फॉर्म हुए, लेकिन 400 अभी उसके अंदर रह गई, प्रोडक्ट के अंदर। समझ में आ गई बात ना? एब्जॉर्ब हो गई प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है? तो इसका मतलब ये रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक। लेकिन मैंने 400 जूल एनर्जी दी और 800 जूल मुझे मिल गई, इसका मतलब कहाँ से आई होगी? तो बोलेंगे उस प्रोसेस के बनने में जब नए बॉन्ड बन रहे होंगे तो एंथैल्पी इसने क्या की होगी? रिलीज की होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छी, क्लियर, सिंपल। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें जहां आपने एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया चीज़ों को, आपको लगेगा यार सब तो क्लियर है, सब तो क्लियर है। समझ गए ना? अभी तक केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर, फिर कह रहा हूं करो, जितनी मज़ेदार केमिस्ट्री आपको ये अभी मिल रही है ना,
उतनी मज़ेदार केमिस्ट्री फिर नहीं मिलने वाली है। अब तक भी जब से हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, अब तक एक भी चैप्टर ऐसा नहीं आया केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री जैसा लगता हो। ये अलग बात है, कुछ जगहों पर हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सर फिक्स नहीं है, बस ये फिक्स नहीं कह सकते कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी ही होगी। समझ गए ना? मैंने बोला तो भाई सिचुएशन बदलते ही मामले बदलने लगेंगे। क्लियर? ओके। तो अभी लैटिस एंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया? किसी भी लैटिस को कंप्लीटली डिसोसिएट करने पर जितनी एनर्जी देनी पड़ रही हो या जितना एंथैल्पी में चेंज आया, अब तुम देना लेना छोड़ के ना एक वर्ड यूज करो, स्मार्टली काम करो ना तुम भी, कि ये लेना और देना, भैया लेना पड़ेगा देना, इसके सोचना ही ना पड़े, तो उसके लिए बेहतर वर्ड है एंथैल्पी चेंज। सिंपल। क्लियर है ना? तो हमने क्या कहा था? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of an ionic compound is completely dissociate into its ions in their gaseous state। एक बड़े काम की बात है, लेकिन किस स्टेट में पाए जाने चाहिए वो? गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखेगा इट इज डिनोटेड बाई, क्या है ये? इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा LH, है ना? डेल्टा LH। तो देखिए NaCl सॉलिड से जब हमने इसको तोड़ा, NaCl की लैटिस को तोड़ा, तो ये किस में ब्रेक हो गया? Na+, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में। और Cl- वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में। तो ऐसे में जो डेल्टा LH आया है ना हमारा, डेल्टा LH वो कितने के इक्वल आया? डेल्टा LH नॉट इज इक्वल टू 788 किलो जूल पर मोल। भाई माइनस में होना चाहिए कि नहीं? यार माइनस क्यों नहीं बता रहे हो? याद दिलाया करो कि सर यहाँ पे माइनस छूट गया। नहीं याद दिलाओगे? याद नहीं दिलाओगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो याद दिलाएंगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। ये थोड़े ही कि हमने रट लिया कि हर बार तो माइनस ही आता था, तो इस बार भी क्या आना चाहिए? माइनस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस थोड़ी ना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट देनी पड़ रही है भाई, लैटिस को तोड़ना है, नमक NaCl के लैटिस को ब्रेक करना है ना, तो एनर्जी थोड़ी निकलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? अब अगर एनर्जी दी गई होगी तो इस साइड एनर्जी लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अब यहां माइनस में लिखेंगे, लेकिन जब अलग करके लिखेंगे उसको तो प्लस में लिखेंगे। बोलो कोई डाउट हो तो? अरे समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं? चलिए जी, लैटिस एंथैल्पी खत्म हो गया। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट लिखिए, बढ़ जाए आगे, जल्दी बच्चों जल्दी। किलो जूल पर मोल, बिल्कुल 788 किलो जूल पर मोल। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर एज ए टीचर आपकी कॉपी जांचूंगा, मुझे कतई इस बात से तकलीफ नहीं होगी कि आपने यहाँ पर +Q या -Q लिखा होगा। बट मैं फिर आपसे कह रहा हूँ भाई, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपसे कौन क्या उम्मीद करता है, वो तो उनकी उम्मीदों पे आप खरे उतर पाते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर है। बट मैं कहता हूँ कि आप क्योंकि ये रट नहीं सकते, याद कर सकते हो तो कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कर पाओगे। लिखो, बढ़ जाए आगे। लेकिन नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, देखो कितनी दुनिया भर की एंथैल्पी हैं, और ये तो सारी मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ। ठीक है ना? ये तो सारी मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ। ये आप इसके अलावा भी बहुत सी बना सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ मॉम्स थप्पड़, एंथैल्पी ऑफ पापास थप्पड़। नहीं भाई, मम्मी के थप्पड़ की एंथैल्पी नहीं हो सकती? होती है, बड़ा लाल हो जाता है गाल अगर सही से लग जाए तो, है ना? गर्म भी हो जाता है। ठीक है ना? गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब थप्पड़ लगने से पहले की एंथैल्पी और थप्पड़ लगने के बाद की एंथैल्पी में जो डिफरेंस आ जाए, समझ जाओ वो एंथैल्पी ऑफ थप्पड़ थी। ठीक है ना? हाँ, एंथैल्पी चेंज। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई भी कहीं भी लगा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस होने से पहले की हीट कंटेंट और वो प्रोसेस होने के बाद का हीट कंटेंट। तो मेरे गालों में हीट कंटेंट उस समय कितना था और थप्पड़ लगने के बाद हीट कंटेंट कितना है, इसका चेंज ही किसको बताएगा? एंथैल्पी ऑफ थप्पड़ को बताएगा। समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छा, चलो लिखो आप आगे, बढ़ जाए ना। अब बताओ, अब मैं अगर ना भी लिखवाऊं, सुनो, अब मैं ना भी लिखवाऊं तो आप इसके जैसा अगर कोई भी टर्म आया तो क्या आप अपने मन से नहीं बना के लिख सकते आराम से डेफिनेशन? बिल्कुल आराम से। एक वर्ड तो कॉमन हो गया, द एंथैल्पी चेंज, और बस क्या लिख देना? व्हेन 1 मोल। बस 1 मोल मत भूलना, जो भी काम करा रहे हो वो 1 मोल के लिए कराना। समझ गया ना? क्योंकि 1 मोल के लिए क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ थप्पड़ तो यहाँ अगर 1 मोल थप्पड़ दोगे तो गए तुम तो, है ना? 1 मोल थप्पड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक, चलो खैर, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है ना? अभी लिखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए, the enthalpy of solution of a substance, the enthalpy of solution of a substance
द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, बस एक दो और बचा होगा, है ना, डरो मत। मुझे पता था कि आप, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि आज कुछ लोग अभी तक आते आते क्या करने लगे होंगे कि ये एंथैल्पी और डेल्टा सुन सुन के भैया बहुत हो गया, अब क्या करने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे इसको, है ना, मतलब ग्रहण करने से मना कर देंगे, समझ गए ना। जब कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक लेवल तक प्रेशर बियर करते हैं, बस एक लेवल के बाद प्रेशर आता है तो उसको रिलीज कर देते हैं तुरंत। उनके प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बहुत कमजोर है, नहीं समझे, होता ना। कुछ बच्चों के दिमाग में जो प्रेशर कुकर लगा है ना, जिसमें प्रेशर बढ़ता है, उसकी सीटी किसी किसी की बहुत ढीली हो रखी है, जरा सा प्रेशर पड़ते ही सीटी उठ जाती है, सीटी उठी प्रेशर रिलीज हो गया, तुम्हें टेंशन खत्म, ठीक है ना, तुमने अपने दिमाग से टेंशन निकाल दी, छोड़ो बाहर में जाए, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा जो होगा देखा जाएगा, खाली इसी से थोड़ी जिंदगी चलनी है। ऐसी बातें सोच लेता जो बच्चा, उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। हालांकि एक लिमिट, सुनो भाई सुनो इधर, एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर आपको वाकई लेना भी नहीं चाहिए, ये सच्चाई है, समझ गए ना। इतना प्रेशर ना लो, इतनी सीटी आपकी जाम ना हो जाए कि पता लगा प्रेशर बढ़ता है जा रहा, सीटी उठ ही नहीं रही है ना, समझ में आ रही बात। जैसे अब इसने, मतलब अब ये है दोनों लोग, तो उन्होंने बना रखा अपना एक कि प्रेशर रिलीज करना होगा तो तुम मेरी सीट उठा देना, और तुम्हें प्रेशर रिलीज करो तो मैं तुम्हारी सीट उठा दूंगी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। ऐसा होता ना, तो हमारी जिंदगी में एक दो लोग ऐसे भी रहने चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक दो ऐसे इंसान भी होने चाहिए जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पेरेंट्स, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना है। उनके अलावा भी एक आध कोई हो सकता है, ज़्यादा लोग ऐसे होंगे समझ लो आप बेवकूफ़ हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसका मतलब आप सब पे ही आंख मूंद के विश्वास करते हो, और आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ उस व्यक्ति पे भरोसा करिए जो लगता हो कि आपका बुरा किसी भी कंडीशन में नहीं चाहेगा, इवन उसका खुद का चाहे कितना बुरा हो जाए तब भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। ऐसे वाले लोग होते हैं। ऐसा कौन हो सकता है, आप खुद सोच लो। ऐसे माँ बाप ही हो सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कि आप उनका पैसा भी खराब कर रहे हो, आप उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो आपका ये नहीं चाहेंगे कि इस गधे को चोट लग जाए, इसने मेरा पैसा खराब करवाया, इसको बुखार हो जाए, इसने मेरा पैसा खराब करवाया, ऐसे थोड़ी सोचेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए उनका पैसा भी बर्बाद करते हो, उनकी मतलब जिंदगी में नुकसान परेशानियां भी लाते हो, फिर भी वो आपका बुरा नहीं चाहते। इसका मतलब सबसे बेहतर विकल्प इस मामले में आपके लिए पेरेंट्स हो सकते हैं। उसी तरह कोई ना कोई व्यक्ति जिंदगी में ऐसा भी जरूर होना चाहिए जो आपका स्ट्रेस रिलीज कर सकता हो। ये काम पेरेंट्स नहीं कर पाते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बार बार आपको कहा पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ये अलग बात है, पर पेरेंट्स आपका प्रेशर रिलीज करने में बहुत ज़्यादा सहायक नहीं हो सकते। प्रेशर रिलीज करने में सबसे बढ़िया रोल अदा करते हैं आपके फ्रेंड्स, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मिलते नहीं हैं जल्दी, ये समझ लीजिए। हाँ, वो तो आप जानते ही हैं कि हर दोस्त कमीना होता है, ठीक है ना, तो बस समझ जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स पे भी ज़्यादा भरोसा मत किया करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, ठीक है ना, बढ़े, ओके। तो अभी क्या बताया मैंने, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of it, बार बार क्या रहा है 1 mole, इसको मत भूलिएगा। when is the enthalpy change when 1 mole of it, 1 mole of it मतलब उस सब्सटेंस का 1 मोल, 1 mole of it dissolve in a specified amount of solvent, when 1 mole of it dissolve in, 1 mole of it dissolve in, देखो एक बार एकदम शुरू से रिपीट कर रहा हूं, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, या इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at constant temperature and pressure, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व करने के लिए, कंप्लीटली डिसॉल्व होने का मतलब होता है वो घुल जाए पूरी तरीके से,
ये नहीं कि सैचुरेट होकर के ऊपर ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कंप्लीटली डिसॉल्व करने पर जितना एंथैल्पी में चेंज आ जाए उस एंथैल्पी को कहता है उस सॉल्यूशन की एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे सपोज करिए कि HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताएं पहले। सर हो जाएगा। HCl इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड और H2O इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड एंड पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर ना? पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन सम केसेस नॉन पोलर सॉल्यूट ऑल्सो डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। समझे ना? कुछ केसेस में, जैसे चीनी नॉन पोलर सॉल्यूट है पर पानी जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर इतनी बात ना? हाँ, HCl पोलर, HCl पोलर है पर कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। कोवेलेंट दोनों का कोवेलेंट है, H2O भी कोवेलेंट है और HCl भी कोवेलेंट है, बट दोनों ही कैसे हैं? पोलर। किसके कारण? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। H के ऊपर डेल्टा प्लस और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस, H के ऊपर डेल्टा प्लस, OH के ऊपर डेल्टा माइनस। क्लियर है? तो जब मैं HCl को H2O में डिसॉल्व करूंगा तो पूरा एक मोल HCl जब कंप्लीटली घुल जाएगा तो उसमें आपने क्या प्रोसेस कराया? गलत कर रहे हो, बहुत गलत। मुझे बड़ा चिल्लाना पड़ता है इस चक्कर में भाई, तुम्हारी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं थक जाता हूँ बहुत बुरी तरीके से, शाम तक आते आते। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट माइंड, ध्यान दें। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा भाई, हमें किसी भी सब्सटेंस का एक मोल प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। अब ये स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्यों कह रहा है? जैसे मान लो कि आप एक मोल चीनी को घोलना चाहेंगे तो एक मोल चीनी का मतलब है 342 ग्राम चीनी। नहीं समझे? एक मोल चीनी मतलब शुगर मतलब C12H22O11। जब इसका मोलर मास निकालोगे आएगा 342 ग्राम। एक मोल में ही होता है 342 ग्राम, मतलब 250 ग्राम से भी ज्यादा, एक पाव से ज्यादा। उतनी चीनी को आप एक गिलास पानी में घोलने की कोशिश करो या एक चम्मच पानी में नहीं घुलेगी ना। तो उसने कहा कि अगर एक मोल आपने चीनी लिया तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके लायक जितने में वो कंप्लीटली क्या हो जाए, घुल जाए, उतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का लेकर जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे। और ऐसा करने पर आपने एंथैल्पी पहले उन दोनों सिस्टम की पता की और फिर वो सॉल्यूशन बनने के बाद की एंथैल्पी पता की। दोनों में जो चेंज आया उसी को कहा कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब हुई है तो इवॉल्व हुई है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? वो एंथैल्पी ही कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बढ़ जाए आगे, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, हर एक का एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लिखिए। फॉर एग्जांपल HCl प्लस 10 एक्वस। अब देखिए ऐसे लिखा 10AQ मतलब वाटर के 10 मोल। लेकिन किस फॉर्म में? ये AQ लिखने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में। अगर H2O लिख देता तो कंफर्म है भाई, पता नहीं गैसेस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि बर्फ की फॉर्म में है। लेकिन AQ लिख देना मतलब एक्वस है, ये एक्वस पानी की फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब HCl प्लस 10 एक्वस गिव्स आउट HCl डॉट 10 AQ प्लस, ठीक है ना, 69.01 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब डेल्टा क्या था? ये एंथैल्पी ऑफ, अरे भाई ऊपर देखो बार बार वही लिखा चल रहा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप जान ही रहे होंगे। अभी क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे डेल्टा SH0, नहीं समझे? डेल्टा SH0 कितने के इक्वल होगा इसका? माइनस का 69.01 किलो जूल पर मोल। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बहुत बढ़िया, क्या कहने, ठीक है ना। चलिए जी, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक। क्या बच्चे? एक बार फिर बता दें। देखो सुनो, मैंने कहा किसी भी सॉल्यूट का एक मोल लेकर उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देने के बाद एंथैल्पी में जो चेंज आ जाए समझो वही एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। क्यों नहीं आएगा? अभी मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनो। मैं पहले H2O और HCl दोनों आपस में क्या किए? मैंने मिक्स किए। मैं HCl को H2O में घोल रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसको इसमें घोलूंगा तो केमिकल रिएक्शन होगी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, इतनी होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, ये कम है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। अब ये नहीं,
लेकिन हाँ ये सच है कि जब आप उसको स्टिर करोगे थोड़ा बहुत आप एक बात बताओ, आप अक्सर पहले शरबत बनाकर तब उसमें बर्फ डालना पसंद करते हैं, पहले ही से बर्फ डालकर शरबत बनाने की कोशिश नहीं करते। कारण दो कारण हैं, एक तो चीनी के घुलने का रेट कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर उसको उतना नहीं मिल रहा है ताकि वो बॉन्ड उसके जल्दी जल्दी ब्रेक हो सकें। क्लियर है? तब तो वो अगर बॉन्ड टूटते भी हैं तो स्टिर करने से टूटते हैं। अगर ठंडा पानी होता है तो उसमें स्टिर करना पड़ता है। स्टिर करना मतलब उसको स्टिर कर करके उसकी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ाना पड़ता है, उसकी वजह से पुराने बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ठंडा पानी ना हो तो गर्म में आसानी से टूट जाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, आप पहले से बर्फ डाल करके उसको ठंडा नहीं करना चाहते, कारण क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। अब जब वो रिलीज होगी तो पहले ही कुछ तो वैसे चलते चलते मतलब आपका जो बर्फ था ना उसका भी डालने का फायदा नहीं होगा, बहुत नॉर्मल सा शरबत बनेगा, समझ गए ना। लेकिन आप पहले शरबत बना के फिर उसमें बर्फ डालो तो वो अपना काम करेगा। अब क्लियर हो रहा है ना? बहुत अच्छी। तो ऐसा कुछ है, तो एनर्जी रिलीज भी होती है, कई बार किसी किसी में केस में हो सकता है कि एब्जॉर्ब भी होती होगी, लेकिन हमें इतने सारे केसेस तो याद हो नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने बस इतना याद रखा कि एंथैल्पी चेंज, जो भी एंथैल्पी में चेंज आ जाए वही होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बार बार देखो है ना, सब मेरी तरफ ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं सर कितनी एंथैल्पीज हैं, है ना। मैंने छोड़ा नहीं, मैं ये छोड़ा था उस बार और यही आया था, जो मैं आपको वही बता रहा था ना कि मैंने सब पढ़ा दिया था। अब क्योंकि लास्ट है ये, है ना, एक ये बच्चा एक बस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो तो मैंने पहले बता रखा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पहले से पढ़ रखा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सॉरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, वहां भी हमने 1 मोल लिखा था, याद है ना। 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप, किसी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। तो पढ़ा हुआ पहले से लिखवा दूंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा, ठीक है ना, एक बार आप जल्दी से ये लिख लो। हाँ बच्चे बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे? क्लियर हो गया? ओके, लिखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो द एंथैल्पी चेंज in breaking, the enthalpy change in breaking 1 mole of bonds completely into atoms. The enthalpy change in breaking 1 mole of bonds completely into atoms in the gaseous state. 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 ठीक है, समझिए बात को। पहली बात और करके भी लिख सकते हो, और the enthalpy change when 1 mole of any molecule, the enthalpy change when 1 mole of any molecule, the enthalpy change when 1 mole of, हाँ और करके, the enthalpy change when 1 mole of any molecule is completely dissociate into its atoms. 1 mole of any molecule is completely dissociate into its atoms in their gaseous state. Into its atoms in their gaseous state is called enthalpy of atomization. Is called enthalpy of atomization. एग्जाम में आने के चांस हैं इसके भाई। डेल्टा ए एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए एच नॉट, ठीक है ना, डेल्टा ए एच नॉट। इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले बात समझिए, वो कहना ये चाह रहा है बच्चों कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, पहली बात तो नाम से समझ में आ रहा है, एटमाइजेशन मतलब किसी चीज को एटमाइज कर देना। सर एटमाइज करना मतलब एटम्स की फॉर्म में बदल देना। जैसे O2 को डिसोसिएट करके OOX के 2 ऑक्सीजन एटम बनाए जा सकते हैं। एक O2 मॉलिक्यूल को अगर हम डिसोसिएट कर दें तो 2 ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल O2 को कंप्लीटली डिसोसिएट करने पर जितनी एंथैल्पी में बदलाव आ जाए, पहली बात तो इस केस में हमें अक्सर एनर्जी देनी पड़ती है, ये भी ऐसा ही केस है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को एटमाइज करना होता है तो हम उसे एनर्जी देते हैं बाहर से, ठीक है ना, वो टूटेगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अब मैंने वो एक मॉलिक्यूल लिया, ऐसे O2 के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? Na मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल क्यों लेने पड़ेंगे सर?
क्योंकि बात 1 मोल की हो रही है। 1 मोल O2 को ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल O2 का मतलब n मॉलिक्यूल O2 के, उतने सारे O2 के मॉलिक्यूल लेकर जब हम उनको कंप्लीटली O की फॉर्म में बदल देंगे, समझ जाइएगा कि हमने जितनी एंथैल्पी में चेंज पाया वो एंथैल्पी में आने वाला चेंज ही उस प्रोसेस की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? मैंने CH4 मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया, CH4 मॉलिक्यूल मतलब मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन के मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया, मतलब कितने मॉलिक्यूल लिए? Na मॉलिक्यूल। उन Na मॉलिक्यूल को C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H, नहीं समझे? ये भी नहीं कि C प्लस 4H या C प्लस 2H2, ये नहीं। हाँ, सब कुछ अलग अलग हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक एक टुकड़ा कर देना, मतलब उस मॉलिक्यूल का एक एक टुकड़ा कर देना, ठीक है ना? अलग अलग बिल्कुल। तो हर एक किसी भी मॉलिक्यूल के सारे जितने एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है, वो सारे एटम्स को अलग अलग कर देना। कर देने पर जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा, उस एंथैल्पी में चेंज को ही हम लोग क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे, लिखिए। फॉर एग्जाम्पल CH4 गैस, CH4 गैस को मैंने क्या किया? कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया। कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन वैसे सॉलिड होता है, लेकिन इसने बार बार रिपीट किया, जिसमें ये बोला है ना कि इन देयर गैसियस स्टेट, तो वहां पर थोड़ा ध्यान लगाना भाई, गलती मत कर बैठना। समझ रहे हो ना? जहां भी बोला है ना इसने ऐसा कि इन देयर गैसियस स्टेट, तो वहां ध्यान रखना, इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है, गैसियस स्टेट में लेना है। मीथेन गैस होती है, जब हम इसको कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे तो पहले ये गैसियस फॉर्म में ही बदलेगा, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई होगा। समझ में आ रही बात ना? तो C प्लस कितने बनेंगे? H, 4H, 4H। कहाँ से? हाँ, रिएक्टेंट की साइड में ले सकते हैं बिल्कुल। इनटू देयर गैस स्टेट ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना? उधर, इधर तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था एक NaCl। हाँ, NaCl वाले में NaCl सॉलिड फॉर्म में ही होता है, तो उसको सॉलिड लिया था, लेकिन जब वो बना, जब वो टूटा, तो वो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में टूटा था। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो ऐसे में इसकी एंथैल्पी चेंज कितना है वो लिख लीजिए। डेल्टा AH इक्वल टू, इसका डेल्टा AH नॉट दिया गया है 1655 किलो जूल पर मोल। बोलो भाई, माइनस होना चाहिए कि प्लस? माइनस होना चाहिए कि प्लस? होना ही चाहिए प्लस, इसीलिए है भी प्लस। कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। हाँ, नहीं अभी बताएंगे उसको, पहले बताओ ये समझ में आ गया? ठीक। इज इक्वल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH4 गैस गिव्स आउट C गैस प्लस 4H किस तरह के? गैस, प्लस नहीं कितना यहाँ? माइनस 1655 किलो जूल पर मोल। 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स में ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है ना? कौन? कैसे? आयन क्यों होगा? क्यों नहीं करता? एटम से ही पढ़े हमने हाइड्रोजन के। सुनो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मीथेन में कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और जब टूटेंगे तो अपना अपना लेके अलग होंगे, होमोलिटिक फिजन होगा। यहाँ कोई ऐसा कहानी नहीं है कि कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कुछ नहीं। क्लियर है? ओके। अब सुनो, नेक्स्ट लिखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट एंड लास्ट रनिंग है इस मामले पर, फिर हम लोग बस अगला टॉपिक यूज़ करेंगे। और एक टर्म और है छोटा सा, कैलोरीफिक वैल्यू है ना, लिखो, टाइम बताओ। अच्छा ओके, लिखो क्या लिखा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो आप बता रहे हैं ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type. The amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between the atoms in the gas state. The amount of energy required to break 1 mole of bonds
to break 1 mole of bonds of a particular type, 1 mole of bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state, between the atoms in the gaseous state is called bond dissociation enthalpy, is called bond dissociation enthalpy. The amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state is called bond dissociation enthalpy. कोई बात नहीं, अब यहाँ क्योंकि हम बहुत स्पेसिफाइड करके पढ़ रहे हैं ना चीज़ों को, स्पेसिफाइड करके पढ़ रहे हैं, स्पेसिफाइड समझ लो ना, मतलब बहुत वहाँ शुरुआत थी, यहाँ आगे धीरे धीरे तो वहाँ तक तो पढ़ ही चुके हैं, तो उसका थोड़ा और बढ़ा लो, उसमें जो चीज़ जो कमियाँ रह जाती हैं वो आगे चल के और दूर रह जाती हैं जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। और कभी अगर खुदा ना खास्ता, हालांकि 99% केस में कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको ये जो बताया गया है, ये जो आप जान के आए यहाँ तक, ये गलत था, ठीक है ना, 99% केस में। लेकिन फिर भी अगर 1% केस में ऐसा कुछ सुनने को मिला, कभी किसी ज्ञानवान व्यक्ति ने ये कहा कि तुम ये जो जान रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, किसने बताया तुम्हें ये बात, तो भी मुझे दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लेना है कि उस दौर में उस समय पर वही रेलेवेंट था, वही सही था, वही जानना चाहिए था जो भैया ने बताया है ना। मतलब मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि 1% भी ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी एहसास हो कि यार ये चीज़ वहाँ पर हमने जब पढ़ी थी तो उतने मज़े के साथ नहीं पढ़ पाए, या उतना गलत बताया गया, उतना सही नहीं था हमेशा। और ये रखो, पिछली भी पहले भी आपने जो पढ़ा है वो भी आपको कभी गलत नहीं पढ़ाया गया, उस दौर के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वही रेलेवेंट था, उस समय के हिसाब से वही सही था, समझ लो ना। लेकिन आज के समय के हिसाब से ये सही हो गया है, आने वाले समय के हिसाब से कुछ भी हो सकता है सही। पता लगा न्यूटन के सारे लॉ ही बदल गए आने वाले टाइम में, कुछ दिनों के बाद पता लगा सब कुछ ही बदल गया। कुछ बात समझ में आ रही ना, हो सकता है कि थ्योरी पूरी ही बदल गई, तो पूरी थ्योरी बदल जाएगा, बोलोगे सर ने तो कुछ और थ्योरी पढ़ाई थी। भाई उस दौर में वही थ्योरी कामयाब थी, समझिए ना। अभी भी मैं बार बार आपसे बोलता हूँ पढ़ नहीं रहे, मैं नहीं कहता हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब हम अभी भी पढ़ रहे हैं भाई। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया फिक्स है, ठीक है ना। इसमें अभी भी लोग क्या लगे हुए हैं, नया नया इन्वेंशन, नई नई खोज, नई नई तरीके, इनमें भी गलतियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं लोग कि इनकी गलतियों को ढूंढे, उनको सही करने की कोशिश करें, समझिए ना। तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है 1% कभी कभार ऐसा सुनने को मिले कि आने वाले टाइम में कि आप क्यों होगा, अच्छा ऐसा बताओ क्यों होगा। क्योंकि हमेशा भाई मैंने आपको बोल दिया कि ऊपर से नीचे कोई बॉल गिराओगे, एक बॉल को गिराओ और एक 100 किलो के पत्थर को गिराओ, एक 5 ग्राम की बॉल को गिराओ, तो दोनों जमीन पे साथ पहुंचेंगे। मैंने ये बात आपको बहुत जोर दे के बताई है। और आप में से कोई थोड़ा सा भी लोअर माइंड बच्चा है, या मतलब थोड़ा सा भी कच्चे जहन का बच्चा है ना, कच्चा जहन मतलब समझो ना, उसका दिमाग अभी परिपक्व नहीं हो पाया, मैच्योर नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, तो वो ना, वो बेचारा जो सुनो मेरी बात, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा परिपक्व या मैच्योर नहीं होता है, वो इतने भोले होते हैं कि उनको जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, उसी को सच मान के बैठ जाते हैं, समझ गए ना। अब इतना भोलापन अगर किसी बच्चे के अंदर है, तो उसके सामने जब ये बात आएगी तो वो हो सकता है किसी से लड़ जाए, नहीं मैं अपने भैया के बारे में गलत नहीं सुन सकता, भैया ने ऐसा बोला था, मेरे सर ने ऐसा बोला था, वो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है ना। और वो सर तुम्हें वहाँ पे वो बता रहे होंगे भाई ऐसा नहीं होता है, सेम टाइम पे नहीं पहुँचेंगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मायने रखता है। लेकिन हम चूंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे थे, तो आप मेरे साथ रहते हुए एयर के रेजिस्टेंस को हमेशा ही नेगलेक्ट करते आए हो। आप मेरे साथ रहते हुए फ्रिक्शन लेस पुली मानते आए हो। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको पुलियाँ फ्रिक्शनल मिलने लगेंगी। वो बोलेगा कि यार ये पुली और रस्सी के बीच का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इतना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कारण क्योंकि हम उसको ले लेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी स्टडी, बच्चों को इतना ही फ्रिक्शन पढ़ने में हालत खराब हो रही है। तो इसलिए पता मुझे वो भी है। और उसी तरह जो आपने 10th 12th में पढ़ के आए आप लोग, आपके टीचर्स को भी वो पता था कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो भी वो जानते थे, लेकिन मजबूरी थी उनकी कि वो तुम्हें उस समय ये चीज़ नहीं बता सकते थे। इतना बताते तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते, ठीक है ना। यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि मैं ज़्यादा बताने के चक्कर में लग जाता हूँ, आगे का भी बताने लग जाता हूँ, उस चक्कर में मेरे कई सारी चीज़ें पीछे छूटती रहती है, समझ लो ना मेरी बात। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा, क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर, बहुत अच्छे। चलो जी, परफेक्ट की तलाश में आपको निकलना भी नहीं है, किसी के अंदर परफेक्टनेस ढूंढने की जरूरत भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप ढूंढने निकले कि नहीं मैं अब ऐसे व्यक्ति खोज करूंगा जो मेरी ज़िंदगी में परफेक्ट हो। भाई हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी मिल जाएगी आपको, पक्का, ठीक है। ओके चलो चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ
कुछ पता नहीं कौन सा चल रहा था, क्या बताया, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। ओके, इसने कहा ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अब क्या मतलब इसका, पर्टिकुलर टाइप। अब यहाँ स्पेशल है, देखो जैसे तुम पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए कि आपने कहा ये क्या हम इसको भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, इसको नहीं कह सकते। हालांकि इसको इस स्पेशली इस केस में कह सकते हैं, कारण इसमें सारे के सारे बॉन्ड एक ही टाइप के हैं। बोलो किस टाइप के, CH 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 CH, चारों बॉन्ड की नेचर एक जैसी है, CH CH बॉन्ड, CH CH बॉन्ड, क्लियर। तो ये भी चारों के चारों पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड हैं। ऐसे ही H2 को तोड़ा मैंने, इसका एग्जांपल में लिखेंगे हम लोग, जो अभी लिखवा रहा हूं मैं। मान लीजिए अब H2 में जो बॉन्ड बनेगा वो एक ही टाइप का बॉन्ड बनेगा, बस H2 को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, HH में, ठीक है ना। अब यार इसको कैसे लिखेंगे, बल्कि ऐसे लिख दो, H2 को मैंने हीट देकर 2H में ब्रेक कर दिया, 2H में, तो 2H में ब्रेक करने पर इसकी जो एंथैल्पी होगी ऐसे ही लिखा जाएगा, देखो डेल्टा HH H0। ये HH का मतलब H और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ने पर एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, तो जवाब मिलेगा 435.0 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ एक मोल H2 के सारे बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ने पर, अब एक मोल H2 में पहली बात तो एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होगा, तो एक मोल H2 में एक मोल ही बॉन्ड होंगे। वो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहा जाता है क्या, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर है ना। अब हाँ बच्चे बोलो। ये भी डिफरेंस है कि जो एटमाइजेशन है पूरे तरीके से एटम्स में कन्वर्ट कर देता है, हाँ हाँ, इसमें पूरे तरीके से नहीं होगा बच्चे, होगा ये भी ऐसा ही होगा, है ना। जैसे देखिए मैं भी अभी बता रहा हूँ, घबराओ मत, क्यों परेशान हो रहे हो। एक हो गया ऐसे ही, एक हो गया हमारा Cl2, उसको मैंने ब्रेक किया तो किस में टूट गया, 2 Cl एटम में टूट गया। इसकी एंथैल्पी में चेंज जो है वो कितना आएगा, डेल्टा Cl H0 कितने के इक्वल है, 242 किलो जूल के इक्वल है। इसका प्लस में होना क्या बता रहा है आपको, कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। क्लियर। अब ये देखो पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड हैं, लेकिन बड़े ध्यान सुनिएगा, है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि NH4Cl या H2SO4, इस टाइप का कुछ ले लेता हूं, ठीक है ना। H2SO4 मैंने लिया, तो भाई इसमें पहली बात तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH, और ये यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो हम कहेंगे सर इसमें 2 तो पाए जा रहे हैं, या फिर इसको अगर चाहो तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सल्फर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। अब हम कहेंगे सर इसमें 2 तो हैं OH बॉन्ड, तो ये 2 सेम टाइप के बॉन्ड हुए, 2 तो हैं OH बॉन्ड, और सर 2 हैं SO सिंगल बॉन्ड, और सर 2 हैं SO डबल बॉन्ड। तो इसमें 3 टाइप के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 3 टाइप के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, OH बॉन्ड OH बॉन्ड। तो इनकी डेल्टा OH बॉन्ड अलग होगा, मतलब इसके बॉन्ड की इन वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एंथैल्पी अलग होगी, इन वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की एंथैल्पी अलग होगी, इन वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की एंथैल्पी अलग होगी। और आसान शब्दों में बताता हूं, मैं हूं सेंट्रल एटम, मैंने बॉन्ड बना रखे हैं 4 लोगों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, उसके साथ भी, इसके साथ भी, बल्कि 4 का मैं कहूंगा भाई मेरा इन 30 के 30 लोगों के साथ बॉन्ड बन रहा है। पर हम इसको किसके एग्जांपल में लेंगे, बेहतर होगा कि हम इसको एग्जांपल में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कारण क्योंकि सर आप रोजाना बोलते हैं भाई मेरी नजर में तुम सब बराबर हो, इसका मतलब मेरा किसी के भी साथ कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब सबके साथ जो बॉन्डिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग, यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर, और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बात समझ में आ रही ना, क्लियर रहती बात। तो बस, लेकिन यही बात वैभव को भी कही जा रही होगी, यही बात मयंक को भी कही जा रही होगी, और यही बात निखिल को भी कही जा रही होगी, यही बात संकेत को भी कही जा रही होगी, सना, और ये सबको कही जा रही होगी। क्लियर। और कही जा रही होगी का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो यही होगा भी, पर खैर प्रैक्टिकली जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हर व्यक्ति के साथ एक जैसा लगाव रखते हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है। बट बात समझिए ध्यान से, एज अ स्टूडेंट मैंने बात की, पर आप अब इसको मान लो कि अब मेरा आप लोगों के सबके साथ में सेम बॉन्ड नहीं है। अब मान लो कि अब ऐसा हो, तो अब समझो कि मैं एक सेंट्रल एटम हो गया, आप सब मुझसे एलाइड एटम्स हो गए, हम मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गए। अब हम कहेंगे सर इसमें ना कई टाइप के बॉन्ड हैं। सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे स्ट्रॉन्गर है, कुछ ऐसे हैं जिनसे स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे सर वीक है।
समझ में आ रही बात ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे वीकेस्ट है, सपोज, ऐसा है नहीं, बार बार कह रहा हूँ, क्लियर, ओके, सपोज कर लिए। तो इसका मतलब अब कितने टाइप के बॉन्ड बन गए इसमें, तो मैंने बोला कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनसे मैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना के रखता हूँ, कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनसे मैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना के रखता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट से थोड़ा कम हो गई उसकी डिग्री, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इस टाइप से अलग। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या सारे के सारे बॉन्ड तोड़ने में उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं सर, वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं पड़ेगी। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं? तो इसी एक मॉलिक्यूल में जब दो अलग अलग किस्म के बॉन्ड पाए जाएंगे तो अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूरे मॉलिक्यूल की नहीं डिसाइड की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड की डिसाइड की जाती है। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछने लगूं H2SO4 में OH वाले बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, तब आप कहोगे अच्छा इसके दो पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड है, इन दो पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसकी बात हो रही है। पूरे H2SO4 को एटमाइज करने की बात नहीं हो रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब पीयूष क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? सिंपल है। अब क्लियर हो गया कि भाई हर व्यक्ति के साथ अलग अलग बॉन्डिंग और अलग अलग किस्म की बॉन्डिंग से, वैसे भी सच्चाई है ये, किसी के साथ आपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, किसी के साथ आपने आयनिक बॉन्ड बनाया। अब आप मान लीजिए कि ओजोन की बात कर ले हम लोग, ओजोन मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे भाई ओजोन मॉलिक्यूल में हमारा इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या चल रहा है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहेगा भाई यहाँ पर तो मेरा अपना मर्जी है, मैं जब मन करे तब ले लूँ अपना, इसने अपना लोन पर इसको दे रखा है, जब मन करे तब ले लूँ, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलेगा कि क्या जरूरत है ना, मतलब मैं जब मन करेगा तब ले लूँगा, मैंने तो खाली कुछ दिन के लिए उधारी तो दिया है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग चल रही है। क्लियर है? मतलब कुल मिला जुलाकर इन दोनों बॉन्ड की नेचर अलग है। अभी ये भी हम स्पेशली नहीं कह सकते कि ये आसानी से टूटेगा, ये आसानी से टूटेगा। बात समझ में आना? इसलिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको भी अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर आ जाओ, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। सबसे कमजोर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही ना? सिंपल, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेरी गुड। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी? सबसे कम उसी की होती है। क्लियर है? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इसका मतलब सर ये वाला बॉन्ड तोड़ने में अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ये वाला बॉन्ड तोड़ने में अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड का एक मोल तोड़ने पर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हो उसको कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आपको मुझे पूरी उम्मीद है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में फर्क समझ में आ गया होगा। पक्का? बहुत अच्छे। मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टर्म और है शायद, है ना? क्या? अच्छा, तुम लोग याद रखे हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम भूले नहीं। लिखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट। इसके बाद बस मेरे पास बचेगा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना? आई मीन एंट्रोपी फिजिक्स में पढ़ेंगे सब, ठीक है ना? परेशान मत हो, बहुत पढ़ लिया इसमें, है ना? ओके, लिखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। इसके अलावा भी अगर आपको और थर्मोडायनेमिक्स में मजे लेने हैं तो फिजिक्स में मजे लेंगे आप, है ना? बहुत मजे ले लिए इधर, ठीक है ना? लिखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। फूड्स एंड फ्यूल्स क्यों कह रहे हैं? मशीनों का फ्यूल ही उनका फूड होता है। फूड हम अपने लिए बोलते हैं भाई, इंसानों के लिए उसी चीज को फूड कहा जाता है, मशीनों के लिए उसी चीज को फ्यूल कहा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? भाई मशीनें जो खा करके चलती हैं वो उनके लिए फ्यूल होता है और हम जो खा के चलते हैं वो हमारे लिए फूड होता है, बस इतना फर्क है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स, ठीक है? लिखिए, इट इज डिफाइंड एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। लिखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स, ठीक है? लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है ना? उसके बाद ही लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, है ना? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, है ना? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये स्पेशली कैलोरी में लिखा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, और ब्रैकेट में जूल भी लिख सकते हैं, और जूल्स। जूल भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जनरली कैलोरी में बताया जाता है। फूड की एनर्जी को अक्सर कैलोरी में बताया जाता है, ठीक? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, और ब्रैकेट में और जूल्स, और जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। पहली बार ये यहाँ मोल हटाकर किसकी बात कर रहा है? ग्राम की, ठीक है ना? एक जगह हालांकि और की थी ग्राम की, लेकिन बाद में उसको भी परेशान करके क्या कह दिया? मज़ा नहीं आ रहा, हम तो उसको भी मॉल ही कर दे रहे हैं।
मोलर मास से डिवाइड कर दे रहे हैं। किसको? स्पेसिफिक हीट। वहाँ भी मास की बात की थी एक बार, लेकिन बाद में वो भी सब न्यूमेरिकल करते समय वही सब चीज़ें। क्लियर है ना? लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करनी आपको। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज ब्रैकेट में और जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ब्रैकेट में फूड और फ्यूल, 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ब्रैकेट में फूड और फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ट, इज कंप्लीटली बर्न्ट, BURNT बर्न्ट। ठीक है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस और ए फूड और फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ट इज नॉन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फूड और फ्यूल। नहीं समझे? जब हम किसी फूड का या फ्यूल का 1 ग्राम बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ही कहलाती है उस फूड या उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। आई बात समझ में? जैसे 1 ग्राम बादाम से अलग एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम काजू से अलग एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ रही ना? सेम नहीं मिल सकती। इसलिए कैलोरीफिक वैल्यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फूड्स एंड फ्यूल्स। लिख लीजिए, द कैलोरीफिक वैल्यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। समझ गए ना? अच्छा, सोच कर बताना मुझे, LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है? LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। समझ गए ना? LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ गए ना? कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा। उसमें कहाँ, उसमें बाकी रेसिड्यू तो निकलते नहीं ना, धुआं सब थोड़ी निकलता है। लकड़ियों में अक्सर जलेंगी तो धुआं भी निकलेगा। हाँ ठीक है। तो मतलब कहने का यह है, 1 ग्राम आप 1 ग्राम LPG जलाइए और 1 ग्राम लकड़ी जलाइए, दोनों से जो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसको कहा जाएगा उनकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? बहुत अच्छे। लिखें, क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ, एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्या लिखा? अच्छा, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल्स इज डिपेंड अपॉन, हाँ बात वही है, कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फूड एंड फ्यूल्स। ठीक है ना? नेचर ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। क्लियर? किसी भी फूड और फ्यूल की नेचर पे डिपेंड करती है, बार बार कह रहा हूँ। क्लियर है? 100 ग्राम फिश कंज्यूम करने से और 100 ग्राम पालक कंज्यूम करने से सेम कैलोरीफिक वैल्यू हमारे शरीर को नहीं मिलेगी। समझ गए ना? अगर हम 100 ग्राम फिश को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और 100 ग्राम पालक कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग कहानी है, अलग अलग काम है, दोनों से मिलने वाली एनर्जी अलग अलग होगी। बोलो, बात समझ में कि नहीं? अभी को डाउट है? भाई अलग दुनिया भर के आप कह रहे हैं हम 100 ग्राम ओट्स ले लें और 100 ग्राम बिस्किट्स खाएं, तो दोनों से सेम एनर्जी नहीं मिलेगी। 100 ग्राम ओट्स में अलग कहानी है और बिस्किट्स की अलग कहानी है। बात समझ में आ गई ना? हाँ क्लियर है? तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज कंज्यूम्ड, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? अभी कोई डाउट है इसमें? नहीं। बहुत अच्छे। लिखिए, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज 890.3 किलो जूल पर मोल। देखो फिर वहाँ पे मोल पे आ गया, फिर बीमारी देखो इसकी मोल पे आ गई है ना, ये वापस फिर मोल पे आ गई। डेफिनेशन में क्या लिखा है? ग्राम, पर बोल क्या रहा है? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज, मतलब CH4 + O2। अच्छा, पहली बात, मीथेन की अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप? मीथेन को बर्न करोगे ना। बर्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। और कंप्लीटली बर्न करना है तो इसका सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगी। और ये सबसे अच्छी, ये रिएक्शन सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें 1 ही मोल CO2 बनता है, 1 मोल H2O बनता है, सिंपल काम खत्म हो जाता है। होता है ना ऐसा? CH4 नहीं, 1 मोल H2O बनता है, 2 मोल H2O, 2 मोल H2O बनता है सर। CH4 + O2 गिव्स आउट CO2 + 2H2O। ऐसा होगा क्या? देखो ना। हाँ ठीक। अब लेकिन यहाँ पर कितने? 2 और 2 4, तो यहाँ पर कितने चाहिए होंगे? तो CH4 + 2O2 गिव्स आउट CO2 + 2H2O प्लस इसमें क्या होगा? हीट निकलेगी कितनी? 890.3 किलो जूल पर मोल। ये पर मोल में है। लेकिन अगर इसकी मैं तुमसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछूं, बच्चों ध्यान सुनो, अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन बताओ मुझे, तो जवाब आपका क्या होगा? सर 890.3 किलो जूल पर 16। बोलो वाई 16 पर मोल दिया हमें क्वेश्चन में। पर मोल का मतलब 1 मोल की उतनी है,
तो 1 ग्राम की कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर 1 मोल मतलब 16 ग्राम, तो 16 ग्राम से इतनी निकल रही है। अगर हम 16 ग्राम मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी मिल रही है। तो बताओ 1 ग्राम को बर्न करेंगे तो इसलिए वहां भी हमसे मोलर मास से डिवाइड इसलिए किया था उसने। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। तो 16 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू का सही आंसर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहने लगे द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज 890.3 किलो जूल पर मोल, तो उसे लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं, वो भी वही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, बट आपका आंसर फिर भी मैं कहूंगा ज़्यादा बेहतर है। कारण क्योंकि जब आप डेफिनेशन में मोटे मोटे तौर पर लिख रहे हो पर ग्राम, तो फिर काहे लिए जब आप मोल में दे रहे हो, पर मोल में भी दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे भाई? एक व्यक्ति कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 100 रुपीज़ पर डे खर्च करता हूँ। एक व्यक्ति कह रहा है भाई मैं 3000, भैया 3000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं। ठीक है ना? बात एक ही, अगर 30 दिन का एक मंथ मान लिया जाए एवरेज, ठीक है ना, एवरेज 30 दिन का एक मंथ, बात समझ में आ गई ना? भाई मैंने कहा 100 रुपीज़ पर डे खर्च करता हूँ, और एक बंदा कह रहा है 3000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं, बात तो एक ही हुई ना? समझ में आ रही बात? एक दिन में 100 रुपए ना, एक दिन में 200। वैसे अगर यूनिफॉर्मली खर्च किया गया हो, ये भी हाँ यूनिफॉर्मली होता है, क्योंकि पर ग्राम में इतना आएगा, समझ गए ना? यूनिफॉर्मली खर्च किया गया हो, तुम दिमाग लगा रही हो अलग बात है, ठीक है ना? छोड़ो, बढ़िया है, हो गया ना? अभी को डाउट है? नहीं, मुझे लगता है कि हमने इसका जो भी थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेहतर और बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है? एक नया एरा शुरू होगा कल की क्लास में, एक न्यू एरा, मतलब आप एंथैल्पी से बाहर आ जाएंगे। एंथैल्पी का कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना? तीन ई पर टिकी होती है थर्मोडायनेमिक्स, ट्रिपल ई पर डिपेंड करती है, एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एनर्जी के बारे में बात कर ली थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इंटरनल एनर्जी, फिर उसके बाद आ गया था एंथैल्पी, अब एंट्रोपी आएगा कल से, ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? ओके, आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिलहाल के लिए